हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन सा सेशन यहां पर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे बच्चे, कल मैंने एक टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था, भारत के खनिज, द मिनरल्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को आज की इस क्लास में मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। मैंने तांबा खनिज तक सारी जानकारियां आप लोगों को दे दी थी। उससे आगे आज बढ़ूंगा। प्रकाश जी, आयुष कुमार जी, अंकित राणा जी, हरीश चौधरी जी, अंकित यादव जी समेत बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो अभी तक क्लास में नहीं आए, आ जाओ फटाफट भाई, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। भारत में खनिज, खनिज आखिरकार होते क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं और प्रमुख जो खनिज हैं उनकी चर्चा कल हो ही रही थी आपके साथ। मेरे बच्चा, अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यहां पर सीसा और जस्ता की। ठीक है जी, सीसा जस्ता की चर्चा करूं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा बॉक्साइट की। तांबे के बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट है। अब बात आती है बॉक्साइट से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बॉक्साइट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जी? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक कौन है, तो ओडिशा राज्य है। ये बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नाम क्या है जी? ओडिशा नाम है इसका। अच्छा, इसके बाद बॉक्साइट का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो मेरे बच्चा, बॉक्साइट का जो प्रमुख उपयोग होता है वो ये ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट का प्रमुख उद्योग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में होता है। एल्यूमिनियम के विनिर्माण में होता है, विनिर्माण में होता है। एल्यूमिनियम के विनिर्माण में होता है। किसका उपयोग जी? बॉक्साइट का उपयोग। मैं बॉक्साइट की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है जी। एक तो इसका प्रमुख उत्पादक ओडिशा राज्य है, दूसरा इसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में होता है। ये दो क्वेश्चन जो है जनरली बॉक्साइट से पूछे जाते रहते हैं मेरे बच्चे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पर आप देखिए फटाफट से। देखिए लिखा हुआ है, बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। अयस्क माने क्या होता है? अयस्क माने होता है बेटा कच्चा माल, यानी कि बॉक्साइट एक कच्चा माल है जिसका निर्माण एल्यूमिनियम के विनिर्माण में होता है। यहां पर इस पॉइंट को आप छोड़ दें, जरूरी नहीं है। ये देखिए, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के डाटा के अनुसार नंबर 1 पर उड़ीसा है, उसके बाद गुजरात आ रहा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान इस संबंध में आता है। बॉक्साइट के प्रमुख भंडारक इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार नंबर 1 पर उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद गुजरात है। यानी कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य भी उड़ीसा है और बॉक्साइट का प्रमुख भंडारक राज्य भी मेरे प्यारे साथी उड़ीसा राज्य ही है। कौन सा है जी? उड़ीसा राज्य ही है बेटा। विशेष तौर पर आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गई बात किसकी? बॉक्साइट की। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चा सीसा और जस्ता की। सीसा व जस्ता, व जस्ता, जस्ता, सीसा और जस्ता, लेड एंड जिंक, लेड एंड जिंक, लेड एंड जिंक, सीसा और जस्ता। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं सीसा और जस्ता की चर्चा आपके साथ करता हूं, क्या आपके साथ करता हूं, तो मेरे बच्चा यहां पर एक पॉइंट आता है कि जुड़वा खनिज किन्हें कहा जाता है? जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज, ट्विन मिनरल्स, ट्विन मिनरल्स, ट्विन मिनरल्स, जुड़वा खनिज। मेरे बच्चा किसे कहा जाता है जी? जुड़वा खनिजों को कहा जाता है। सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इनके अलग अलग खाने नहीं मिलती, ये संयुक्त रूप से एक ही खान से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको ट्विन मिनरल्स या जुड़वा खनिज के तौर पर मेरे प्यारे बच्चा, प्यारे साथी जो है वो जाना जाता है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीसा और जस्ता की अगर हम चर्चा करें तो इनका प्रमुख उत्पादक कौन है? तो मेरे प्यारे साथी, इनका जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। मेन प्रोड्यूसर स्टेट, मेन प्रोड्यूसर स्टेट, मेन प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो राजस्थान है। अच्छा, इनके बारे में बात करें तो इसका प्रमुख भंडारक राज्य कौन सा है? इनका प्रमुख भंडारक राज्य, भंडारक राज्य, मेन स्टोरेज स्टेट, मेन स्टोरेज स्टेट। मेरे बच्चा, क्या प्रमुख भंडारक राज्य जो है, मेन स्टोरेज स्टेट जो है वो कौन सा है? तो मेरे बच्चा वो भी राजस्थान ही है, राजस्थान ही है। ठीक है जी। राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? जावर क्षेत्र जो है मेरे भाई राजस्थान का, वो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, सीसा और जस्ता की। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे बेटा, प्रमुख क्षेत्र, मेजर एरिया, मेजर एरिया, तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है मेरे भाई, वो प्रमुख क्षेत्र है आपका जावर क्षेत्र। और ये जावर क्षेत्र कहां का प्रमुख क्षेत्र है जी? राजस्थान का ही इलाका है जावर। कहां का इलाका जी? राजस्थान का इलाका है। वो सीसा और जस्ता के भंडारों के लिए फेमस है जी। ठीक है, यहां से इनका उत्खनन होता है। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चा सीसा और जस्ता की बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे मेरे बच्चा किस चीज की? अब हम बात करेंगे जी चांदी की। कहते हैं ना चांदी चांदी होना, बहुत ज्यादा लाभ का प्राप्त होना, उसको कहते हैं जी चांदी चांदी होना। चांदी आभूषण के तौर पर प्रयुक्त होता है, आप सभी लोग जानते हैं। बोलो जी, किस तौर पर प्रयुक्त होता है? आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग होता है, इसे प्रयुक्त किया जाता है। आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। अगर हम बात करें चांदी की, अगर हम बात करें सिल्वर की, तो मेरे बच्चा ये जो चांदी है, ये जो सिल्वर है, आप अच्छी तरीके से जानने का प्रयत्न करना। इसका एक प्रमुख कच्चा माल, प्रमुख अयस्क होता है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, ये इसका प्रमुख कच्चा माल या प्रमुख अयस्क होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं जी? मैं चांदी की बात कर रहा हूं। अर्जेंटाइट इसका प्रमुख कच्चा माल या प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है जी, चांदी का मेरे बच्चा। इसके बाद अगर हम चांदी के बारे में बात करें तो चांदी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है राजस्थान का, राजस्थान का है ना। भरूच क्षेत्र है, भड़ौच भी कह सकते हैं, भड़ौच क्षेत्र है गुजरात का। ये दोनों क्षेत्र मेरे बच्चा चांदी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा, भारत में चांदी की कोई विशेष खान नहीं पाई जाती, कोई विशेष माइन नहीं पाई जाती चांदी की। ये मिश्रित रूप में मिलता है, मिक्स्ड कंडीशन में, मिश्रित रूप में चांदी जो है वो हमें प्राप्त होता है। सीसे के साथ, जस्ते के साथ, सोने के साथ, इनके साथ मिश्रित रूपों में चांदी की जो है मेरे बच्चा प्राप्ति हमें होती है। ठीक है, किसके साथ? सीसा, जस्ता, सोना इत्यादि के साथ। भारत में चांदी की कोई विशेष खान नहीं पाई जाती जिसमें से केवल और केवल चांदी ही निकले। हालांकि चांदी का उत्पादन भी भारत में कम होता है, इसे विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? विदेशों से आयात करना पड़ता है। अच्छा, चांदी की अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ देखो क्या कि चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के साथ अशुद्ध अयस्क के, इनके अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है और विशुद्ध रूप में चांदी की खानें भारत में नहीं पाई जाती हैं। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है, इसका उत्पादन भारत में बहुत ही कम होता है। अच्छा, देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसका जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मेरे बच्चों होता है। अच्छा, चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चा नंबर 1 पर कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है? कर्नाटक उसके बाद आ रहा है। चांदी के प्रमुख भंडारक राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पर राजस्थान है और उसके बाद नंबर 2 पर झारखंड है। ये डाटा किसका है? इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का डाटा है बच्चा। आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ने हमें डाटा दिया, सही दिया कि नहीं दिया, बुक सही है कि सर सही है, क्योंकि बुक में अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो डाटा भी अलग अलग मिल सकता है यहां पर। लेकिन मैंने जो डाटा दिया इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का डाटा आपके सामने रखा है, ये यहां पर मैंने आपको जानकारी दी है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चा अगर हम बात करें चांदी की, चांदी के बाद हम बात करेंगे जी सोने की। सोने से भी 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात, इसका प्रयोग किस तौर पर होता है? तो आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग होता है, ऑर्नामेंट के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर मेरे बच्चा हम लोग किसका उपयोग करते हैं जी? सोने का उपयोग करते हैं, ज्वेलरी के तौर पर, आभूषण के तौर पर। ठीक है, स्वर्ण इसका उपयोग किसके तौर पर करते हैं? आभूषण के तौर पर, आभूषण के तौर पर। ज्वेलरी के तौर पर इसका उपयोग जो है वो हम करते हैं। इससे 2 प्रकार के प्रश्न बहुत पॉपुलर हैं। एक तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं और दूसरा इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मेरे बच्चा अगर हम क्षेत्रों की बात करें, एरियाज की बात करें, क्षेत्र यानी एरिया, तो मेरे बच्चा क्षेत्रों में स्वर्ण के प्रमुख क्षेत्र कोलार क्षेत्र है, वो हट्टी क्षेत्र है। कोलार और हट्टी दोनों क्षेत्र कर्नाटक राज्य में ही हमें देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं जी? कर्नाटक राज्य में देखने को मिलते हैं। और इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है जी? तो प्रमुख राज्य मेरे बच्चा इसके लिए कर्नाटक राज्य ही है। कौन सा राज्य है जी? कर्नाटक राज्य ही इसका जो है वो प्रमुख उत्पादक राज्य है मेरे बच्चा। ये भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। 1 सेकंड रुकेंगे जरा। क्या इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जी? तो मेरे बच्चा इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो कर्नाटक राज्य ही है। ठीक है जी मेरे प्यारे साथी, यहां पर देखिए आप फटाफट से इसके बारे में मैं अपने हाथ से लिख देता हूं। सोना यानी गोल्ड, सोना अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? अंग्रेजी में कहते हैं जी इसको गोल्ड, सोना या गोल्ड। ठीक है जी, तो मेरे बच्चा ये इसका क्या बताया मैंने? प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र, मेन प्रोड्यूसर एरियाज, मेन प्रोड्यूसर एरियाज, मेन प्रोड्यूसर एरियाज, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है कोलार क्षेत्र है कर्नाटक का, और हट्टी क्षेत्र है, ये भी कहां का है जी? वो भी कर्नाटक राज्य का ही है। कर्नाटक का ही कोलार क्षेत्र और कर्नाटक का ही हट्टी क्षेत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इसके, है ना। अच्छा, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है इसका? प्रमुख उत्पादक राज्य, मेन प्रोड्यूसर एरिया, मेन प्रोड्यूसर एरिया मेरे बच्चा प्रमुख उत्पादक राज्य इसका कौन सा है? मेन प्रोड्यूसर एरिया कौन सा है? तो इसका प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो मेरे बच्चा कर्नाटक राज्य ही है। कौन सा राज्य है जी? कर्नाटक राज्य ही इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है मेरे बच्चा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सोने की बात आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद मेरे भाई अब हम चर्चा करते हैं आपके साथ हीरा की। हीरा से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने इसके बारे में भी जाना है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसका उपयोग भी हम किसके तौर पर करते हैं? आभूषण यानी ऑर्नामेंट के तौर पर इसका उपयोग करते हैं, आभूषण के तौर पर ठीक है जी। इसका यूज जो है, इसका उपयोग जो है वो मेरे बच्चा आभूषण के तौर पर किया जाता है, ऑर्नामेंट के तौर पर किया जाता है।
एक सेकंड रुकेंगे भाई, एक सेकंड। तो मेरे प्यारे साथी, आभूषण के तौर पर इसका उपयोग होता है। अगर हम हीरा की चर्चा करें, अगर हम डायमंड की चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चा, तो ये जो हीरा है ये जो डायमंड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोहिनूर हीरा कहां निकाला गया था? बोलो कहां से निकाला गया था, कहां से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा जो है वो मेरे बच्चा आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खान से प्राप्त हुआ था, कोहिनूर। अच्छा, क्या केवल और केवल भारत से कोहिनूर नाम का ही एक प्रसिद्ध हीरा प्राप्त हुआ था और कोई प्रसिद्ध हीरा भारत से प्राप्त ही नहीं हुआ कभी भी? क्या ऐसा है? तो मेरे बच्चा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये गलत बात है। बहुत सारे अन्य हीरे भी प्राप्त हुए हैं भारत से, जैसे मुगल है, पिट है, लोफ है, महान है। ये सारे के सारे प्रमुख हीरे हैं जो मध्य भारत क्षेत्र से जिनकी प्राप्ति जो है वो हुई है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं डायमंड की बात कर रहा हूं, मैं हीरे की बात कर रहा हूं। अच्छा, हीरे की अगर हम चर्चा करें तो मेरे बच्चा, इसका जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है, पन्ना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सतना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सतना क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, कृष्णा नदी बेसिन है, कृष्णा नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन के पास का क्षेत्र, कृष्णा नदी बेसिन के पास का क्षेत्र वो भी महत्वपूर्ण है इसके लिए। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए जी मेरे बच्चा। अगर हम बात करें प्रमुख उत्पादक राज्य की, तो मेरे बच्चा हीरे का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है जी। मेरे बेटा कौन सा है प्रदेश? मध्य प्रदेश है जी। हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य मेरे बच्चा कौन सा प्रदेश है जी? मध्य प्रदेश है मेरे बच्चा। अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें हीरे के बारे में, चर्चा करें तो ये जो हीरा है प्यारे साथी, ये जो हीरा है, ये हीरा आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा मेरे बेटा, जानने का प्रयत्न करिएगा। ये जो हीरा है वो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मेरे बच्चा आंसर क्या होगा? आंसर हीरा होगा। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, शुद्ध अपरूप हीरा ही है मेरे बच्चा, है। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है भाई, सबसे कठोर तत्व, हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ नेचर। मेरे बच्चा बोलो क्या हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ नेचर? हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ नेचर, ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व मेरे बच्चा यही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हीरे की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है जी। आप जानते हैं कि भाई प्रकृति की सबसे कठोर चट्टान कौन सी है पृथ्वी पर पाई जाने वाली? वो है मेरे भाई आपकी, बोलो कौन सी चट्टान है? रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। और हीरा किस प्रकार की चट्टान माना जाता है या किसके अंतर्गत आता है? तो एक प्रकार से रूपांतरित है, कायांतरित चट्टान के अंतर्गत ही आता है और इसीलिए ये प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना आप, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हीरे की चर्चा अगर हम करें आपके साथ इसके बाद अगर हम आपके साथ हीरे की चर्चा करें तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए एक बार उनको लिखित रूप में भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे बच्चा कि भारत में हीरा भंडार वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से? मध्य प्रदेश की पन्ना पट्टी, कृष्णा नदी बेसिन का रेतीला क्षेत्र। फिलहाल केवल पन्ना की खानों से ही हीरे निकाले जाते हैं, फिलहाल केवल और केवल पन्ना की खानों से ही मेरे बच्चा हीरे की प्राप्ति हमें होती है या हीरा जो है वो निकाला जाता है। लिखा मुगल, पिट, महान, लोफ आदि प्रसिद्ध हीरे मध्य भारत क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खान से निकाला गया था।
विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है वो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से मेरे बच्चा निकाला गया था, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई, यहां पर लिखा है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का एकमात्र राज्य है। यहाँ पन्ना और सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खाने हैं और प्री कैम्ब्रियन काल का जीवाश्म रहित विंध्यन शैलों से मिलने वाला यहाँ का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है। विंध्यन शैल, यह एक शब्द आ रहा है, देखिए एक तो प्री कैम्ब्रियन युग क्या है आप सोच रहे होंगे, दूसरा जीवाश्म रहित क्या है, और तीसरा विंध्यन शैल क्या है। ये तीन शब्द आपको परेशान कर रहे होंगे, तीन शब्द आपको परेशान कर रहे हैं भाई। मेरे बच्चा प्री कैम्ब्रियन युग, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा? जैसे कलयुग, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे करके आध्यात्मिक तौर पर समय को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, ऐसे ही ज्योग्राफिकली भी मेरे बच्चा कालखंडों को, यानी कि अब तक के समय को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है। उनमें से एक है प्री कैम्ब्रियन, एक है कैम्ब्रियन, एक है अल्पाइन युग, इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है जी मेरे बच्चा, अगर हम बात करें जीवाश्म रहित की, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जीवावशेष। जैसे मान लीजिए कोई कब्रिस्तान है, आज हम अपनी डेड बॉडीज को, मनुष्य की डेड बॉडीज को वहां दफन कर रहे हैं, कल धीरे 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 समय आगे बढ़ेगा, और जब समय आगे बढ़ेगा तो मेरे बच्चा आप जानते हैं समय के साथ साथ मिट्टी का लेवल हाई होता चला जाता है, मिट्टी का लेवल ऊंचा होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है जी? मिट्टी का लेवल ऊंचा होता चला जाता है, उच्च होता चला जाता है मिट्टी का लेवल। मेरे प्यारे साथी, मिट्टी का लेवल उच्च होता चला जाता है, हाई होता चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे बेटा, प्यारे साथी, मान लो मिट्टी का लेवल काफी ऊंचा हो गया और हजारों साल बाद खुदाई हुई, तो हमारे मनुष्य के कंकाल वहां मिलेंगे ना, स्केलेटन्स मिलेंगे, उन्हीं को जीवाश्म कहेंगे, उन्हीं को जीवावशेष कहेंगे, जीवों के अवशेष कहेंगे। तो मेरे बच्चा, कायांतरित चट्टानें जो होती है उनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। हीरा एक कायांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है जी। और विंध्यन शैल यानी विंध्याचल पर्वत के आसपास की शैल, उन्हें विंध्यन शैल के तौर पर मेरे बच्चे यहां पर हम लोग जान रहे हैं, विंध्याचल पर्वत के आसपास के शैल मेरे भाई। ठीक है जी, वो विंध्यन शैल है। चलिए, ये तीनों शब्द जटिल थे, तीनों का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। वास्तव में हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। मुंबई इसकी सबसे बड़ी मंडी है भारत में, और यहां पर इसकी क्या होती है? कटाई होती है। सबसे बड़ी मंडी है कहां? भारत में। सबसे बड़ी मंडी मेरे बच्चा कहां है? भारत में। किसकी सबसे बड़ी मंडी है मेरे बच्चा? ये सबसे बड़ी मंडी है मेरे भाई, बोलो किसकी? हीरे की। कहां? भारत में मेरे बच्चा, हीरे की कटाई होती है। ये तीन प्रकार के जो प्रश्न हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद IMYB की रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्य हीरा भंडार वाले राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर कौन आ रहा है? उत्पादन भी लिखा है, मेन प्रोडक्शन, जो उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, कितना प्रतिशत इनका प्रोडक्शन यहां पर हुआ है? प्रोडक्शन, उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेरे बच्चा। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मेरे भाई अगर हम चर्चा आपके साथ करते हैं तो अब हम बात करेंगे जी अभ्रक की। अभ्रक, कुछ समय पहले आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अभ्रक शीट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आ रहा है? अभ्रक शीट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आ रहा है? बोलो जी, किसके उत्पादन में? अभ्रक शीट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आ रहा है? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था। और अभ्रक शीट यानी माइका शीट के उत्पादन में भारत ही विश्व में प्रथम स्थान पर आता था। हालांकि आज वो प्रथम स्थान पर नहीं है। हालांकि अभ्रक शीट के भंडारण में आज भी विश्व स्तर पर भारत का प्रमुख स्थान है। किसका? भारत का प्रमुख स्थान है। इसका मुख्य उपयोग किस तौर पर किया जाता है बताओ? विद्युतीय सामानों में विद्युत रोधी के तौर पर,
विद्युतीय सामान जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें विद्युत रोधी के तौर पर मेरे बच्चा अभ्रक का प्रयोग हम लोग करते हैं, माइका का यूज हम लोग करते हैं मेरे भाई। बोलो जी, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि अभ्रक का मुख्य अयस्क यानी कि मुख्य कच्चा माल पिग्मेटाइट है। यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है, पार्ट्स के रूप में पाया जाता है, खंडों के रूप में पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युतीय सामान में इंसुलेटर सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योग तथा रडार में होता है। रेडियो उद्योग तथा रडार में होता है। इंसुलेटर सामग्री यानी विद्युत रोधी, विद्युत के लिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली सामग्री। ठीक है जी। अच्छा, भारत का अभ्रक शीट के भंडारण में विश्व में प्रमुख स्थान है, प्रथम नहीं प्रमुख स्थान है। ठीक है जी, प्रमुख स्थान है वर्तमान समय पे। सबसे ज्यादा इसका यूज जो है वो किस लिए होता है? विद्युतीय सामान में इंसुलेटर यानी कुचालक के तौर पर इसका उपयोग जो है मेरे बच्चे होता है। IMYB 2020 के अनुसार इसका प्रमुख भंडारक मेन स्टोरेज स्टेट, मेन स्टोरेज स्टेट्स, मेन स्टोरेज स्टेट्स के अंतर्गत कौन आ रहा है? आंध्र प्रदेश आ रहा है, AP आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है मेरे बच्चा, मेन स्टोरेज स्टेट्स के अंतर्गत। और मेरे बच्चा इनके अभ्रक के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स में कौन आ रहा है? मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स, इसमें कौन आ रहा है? उसमें नंबर 1 पर मेरे बच्चा आंध्र प्रदेश आता है, AP आता है, आंध्र प्रदेश आता है। कौन आता है जी? आंध्र प्रदेश आता है, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहां पर एक क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्रक के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत, और वो है वो आंध्र प्रदेश का कोडरमा, क्योंकि UPSC लेवल तक यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे मेरे बच्चों पूछे जा चुके हैं, बन चुके हैं। किस लेवल तक? UPSC लेवल तक मेरे बच्चा बन चुके हैं कोडरमा क्षेत्र से। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र है अभ्रक का, इसको भूला नहीं जा सकता। चलिए, अभ्रक की बात हुई, अब हम बात करेंगे भाई जिप्सम की। जिप्सम के भाई 2 या 3 क्वेश्चन जिप्सम से बनते हैं। 101 इसका प्रमुख उत्पादक और प्रमुख भंडारक, एक इसका यूज। एक क्वेश्चन आता है कि भाई जिप्सम का मुख्य यूज किस लिए किया जाता है? तो जिप्सम का मुख्य रूप से प्रयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। जिप्सम जो है वो उसका उपयोग मृदा सुधारक के तौर पर, जिप्सम का उपयोग जो है वो किया जाता है मृदा सुधारक के तौर पर मेरे बच्चा। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं जी? मैं जिप्सम की ही बात आपके साथ कर रहा हूं, मैं जिप्सम की ही चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, मृदा सुधारक के तौर पर, मृदा सुधारक के तौर पर इसका उपयोग जो है, जिप्सम का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जिप्सम की, तो मेरे बच्चा ये जो जिप्सम है, प्यारे साथी, ये जो जिप्सम है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जिप्सम है जिसका प्रमुख उत्पादक राज्य मेन प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो मेरे बच्चा जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन है जी? राजस्थान है जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य मेरे बच्चा। इसके प्रमुख भंडारक राज्य की भी अगर हम चर्चा करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसका मेन स्टोरेज स्टेट कौन सा है, तब भी
आंसर मेरे बच्चा क्या होगा, वो जिप्सम ही होगा मेरे बच्चा। प्रमुख भंडारक राज्य, प्रमुख भंडारक राज्य, मेन स्टोरेज स्टेट, मेन स्टोरेज स्टेट, मेन स्टोरेज स्टेट्स, स्टेट कौन सा है इसका? मेन स्टोरेज स्टेट भी मेरे भाई कौन सा है? राजस्थान राज्य ही है। कौन सा राज्य जी? राजस्थान राज्य ही इसका प्रमुख भंडारक राज्य है प्यारे साथी। ठीक है जी, ये आप जिप्सम के बारे में ये चीजें जान लिए हैं और अच्छी तरीके से जो है इस चीज को आपने समझ भी लिया है। अब हम बात करेंगे जी अणु शक्ति वाले खनिजों की। किन की चर्चा करेंगे जी? अणु शक्ति वाले खनिज, आणविक ऊर्जा जिनसे हमें प्राप्त होती है। ये देखो, ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आणविक खनिज जिनसे हमें आणविक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी की प्राप्ति होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट इत्यादि। और दूसरा होता है ईंधन खनिज, जिनका हम ईंधन के तौर पर उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, वो होते हैं जी ईंधन खनिज। वो क्या होते हैं जी? वो ईंधन खनिज होते हैं। मेरे प्यारे साथी, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। क्या कहा जाता है जी उनको? उनको ईंधन खनिज कहा जाता है। तो यहां पर देखो, अणु शक्ति वाले खनिज ये रहे। नंबर 1 पर यूरेनियम है। अणु शक्ति वाले खनिजों की चर्चा मैं कर रहा हूं। यूरेनियम, पहले वो देश शक्तिशाली हुआ करते थे, वो जनपद शक्तिशाली हुआ करते थे मेरे भाई, जिनके पास हाथी हुआ करते थे, रौंद डालते थे बुरी तरीके से मेरे बच्चे विरोधी सेना को। समय बढ़ता गया, फिर जिनके पास तोप आई वो शक्तिशाली हो गए, हाई टेक्नोलॉजी की बंदूकें चलने लग गई, वो शक्तिशाली देश हो गए जिनके पास बंदूकें थी। और वर्तमान समय में जिस देश के पास परमाणु बम है वो शक्तिशाली है। अभी आप देख रहे हो, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो परमाणु बम न बना ले। अमेरिका का कहना है अगर हम अटैक नहीं करते तो एक सप्ताह में ईरान जो परमाणु बम बनाने वाला था। अभी देखो, अमेरिका ने कई देशों पर हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, निकोलस मादुरो को। इधर पहले पूर्व काल में अफगानिस्तान पर भी अटैक किया, इधर जो है सीरिया पर भी, सॉरी उस पे, हाँ सीरिया पर भी अटैक किया उसने लीबिया को अपने अधीन किया, इराक पर उसने अटैक किया। लेकिन क्या वो नॉर्थ कोरिया पर अटैक करता है? नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है और परमाणु बम को ले जाने में सक्षम मिसाइल्स में है। मेरे बच्चा, परमाणु बम को ले जाने में सक्षम जो कैपेबल जो है मिसाइल्स हैं वो भी उसके पास है। मैं बात आपके साथ कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यूरेनियम की, है ना, सॉरी नॉर्थ कोरिया की। परमाणु बम है। अब परमाणु बम बनता किससे है? तो मेरे बच्चा, परमाणु बम जो होता है वो यूरेनियम से प्राप्त होता है। कैसे यूरेनियम से प्राप्त होता है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क, अयस्क माने कच्चा माल, इसका प्रमुख अयस्क जो है पिच ब्लेंड होता है। पिच ब्लेंड और भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओर है, वो पिच ब्लेंड ही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मेरे बच्चा, मैं बात कर रहा हूं यूरेनियम की। भारत में यूरेनियम के 2 क्षेत्र बहुत फेमस रहे हैं। अगर हम क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो 2 क्षेत्र इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है जादूगोड़ा क्षेत्र, एक है जी जादूगोड़ा क्षेत्र झारखंड का, और एक है जी तुमल्ला पल्लई क्षेत्र, तुमल्ला पल्लई क्षेत्र आंध्र प्रदेश का। तुमल्ला पल्लई क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मेरे बच्चा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो, तुमल्ला पल्लई क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान समय में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन सा है? अगर इस चीज की चर्चा हम करें तो तुमल्ला पल्लई क्षेत्र यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वर्तमान समय में।
भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रमुख उत्पादक राज्य, तो प्रमुख उत्पादक राज्य मेरे बच्चा इसका आंध्र प्रदेश है। क्या है जी? आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश है इसका प्रमुख उत्पादक राज्य की अगर हम चर्चा करें। बोलो जी, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? मैं यूरेनियम की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। बोलो जी, किसकी चर्चा कर रहा हूं? यूरेनियम की चर्चा मेरे बच्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश किसका प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में? गुरुजी, कोहिनूर हीरा वर्तमान समय में किस देश के पास है? विक्की विशाल जी पूछ रहे हैं। कोहिनूर हीरा बेटा यहां से ले गए अंग्रेज, लंबे समय तक ब्रिटिश महारानी के ताज में वो जुड़ा रहा। अब भारत ने उस पर उसकी डिमांड करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो विवादित चीज है, तो ब्रिटिश महारानी की ताज से उसे हटा दिया गया। प्रिंस कुमार राय जी पूछ रहे हैं, फूफा जी क्या भारत के पास परमाणु बम है? बिल्कुल है। भारत के पास तो बहुत सारे परमाणु बम हैं। 1998 में ही, 1998 में ही भारत ने परमाणु परीक्षण जो है वो कर लिया था। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो 1974 में हुआ था पोखरण में, और द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है वो 1998 में हुआ था मेरे बच्चा। ठीक है जी। अच्छा चलिए यूरेनियम के बारे में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि इसकी प्राप्ति धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों में होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो दक्षिण भारत कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से? पिचब्लेंड है, सोमरस्काइट है, थोरियोनाइट है। ये जो है वो यूरेनियम के प्रमुख अयस्क यानी कि मेन अयस्क यानी कि प्रमुख कच्चा माल है, मेन ओर्स है, प्रमुख कच्चा माल है मेरे बच्चा। अगर हम बात करें, यहां लिखा हुआ है कि द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है जी। और तुमल्ला पल्लई विलेज लोकेटेड इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में तुमल्ला पल्लई क्षेत्र जो कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है वो भारत के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक माना जाता है। ठीक है जी। और सुनो, अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ यूरेनियम आर झारखंड एंड कर्नाटका इन इंडिया। भारत में यूरेनियम के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं वो कौन से? झारखंड और कर्नाटक राज्य है मेरे बच्चा। ठीक है जी। अच्छा, अन्य प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अन्य प्रमुख क्षेत्र, अदर इंपॉर्टेंट एरिया, वो है जादूगोड़ा क्षेत्र। जादूगोड़ा क्षेत्र कहां का जी? झारखंड का बेटा, झारखंड राज्य का। ठीक है जी। कौन सा क्षेत्र प्यारे साथी? जादूगोड़ा क्षेत्र मेरे बच्चा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जी थोरियम की। जिस प्रकार यूरेनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार थोरियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोरियम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। अगर हम चर्चा करें थोरियम की, तो ये जो थोरियम है प्यारे साथी, ये जो थोरियम है वो भी आणविक ऊर्जा खनिज है, यानी कि इससे मॉलिक्यूलर एनर्जी की ही प्राप्ति होती है। किसकी? मॉलिक्यूलर एनर्जी की ही प्राप्ति थोरियम से होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसका भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है ये बताओ। तो मेरे बच्चा थोरियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में केरल राज्य है। कौन सा है जी? केरल राज्य है थोरियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में मेरे बेटा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं थोरियम की बात कर रहा हूं। केरल जो है वो इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है मेरे बच्चे। प्यारे साथी, अगर मैं इसकी चर्चा आपके साथ करता हूं, ठीक है जी मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी चर्चा आपके साथ करता हूं
एक मिनट, अगर मैं इसकी चर्चा आपके साथ करता हूं तो ये जो थोरियम है उसकी प्राप्ति किससे होती है? तो मेरे बच्चा थोरियम की जो प्राप्ति है वो मोनोजाइट रेत से होती है। मोनोजाइट रेत, मोनोजाइट रेत से इसकी प्राप्ति होती है। और ये जो केरल के तटवर्ती भाग है, केरल के तटवर्ती भागों में ये हमें देखने को मेरे बच्चा मिल जाता है। कहां पर? केरल के तटवर्ती भागों में ये हमें देखने को मिल जाता है। किसकी बात कर रहा हूं जी? थोरियम की बात कर रहा हूं। मोनोजाइट रेत से मेरे बच्चे थोरियम की जो है वो प्राप्ति होती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद भारत थोरियम के प्रमुख भंडारक राज्यों में से एक है, ये भी आप ध्यान रखना। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का प्रमुख या सर्वाधिक थोरियम भंडारक राष्ट्रों में से एक है, में से एक है। अकॉर्डिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया इज द या इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड मेरे बच्चा वो यही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें थोरियम की, तो मेरे बच्चा यहां लिखा हुआ है कि थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से हुआ है। वही काल आ गया, एक बार फिर से कालखंड आ गया। मैंने बताया था ना, अल्पाइन युग, कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। ये भौगोलिक काल खंडों को इस प्रकार से बांटा गया है। अब तक के काल को इन खंडों में, इन कालों में, इन एराज में, इन समयावधियों में बांटा गया है मेरे बच्चा। इसके अलावा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु का, हजारीबाग क्षेत्र झारखंड का, उदयपुर क्षेत्र राजस्थान का, पश्चिमी तटों के ग्रेनाइट क्षेत्रों में रवों के रूपों में भी हमें ये प्राप्त जो है मोनोजाइट रेत जो है वो होता है। और मोनोजाइट रेत से ही थोरियम की मुख्य तौर पर प्राप्ति होती है मेरे बच्चे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इज केरला, यानी भारत में थोरियम का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है। और अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ थोरियम आर झारखंड एंड बिहार इन इंडिया। जो अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं किसके? थोरियम के, वो झारखंड और बिहार है। कौन से? वो झारखंड और बिहार है। ग्रेफाइट की अगर हम चर्चा करते हैं मेरे बच्चे, किसकी चर्चा करें जी? ग्रेफाइट की। कुछ इस प्रकार का होता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन आता है पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। पेंसिल की लेड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो किया जाता है मेरे बच्चा। परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के तौर पर किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। परमाणु शक्ति संयंत्रों में मंदक के तौर पर भी ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो होता है। इसके उपयोग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कायांतरित चट्टानों में विशेष तौर पर नीस शिलाओं में ये पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मंदक यानी रिटार्डर यानी कि गति को कम करने वाला, उसके तौर पर इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही पेंसिलों के लेड बनाने में भी मेरे बच्चों इसका उपयोग जो है, इसका यूज जो है वो किया जाता है, पेंसिल्स की लेड बनाने में। इसके बाद मेरे भाई अगर हम चर्चा करें झारखंड, उसके बाद उड़ीसा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। और ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडारक राज्य है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार। यानी प्रमुख उत्पादक राज्य भी पता पड़ गया, प्रमुख भंडारक राज्य भी पता पड़ गया, और प्रमुख उपयोग भी मेरे बच्चा ग्रेफाइट के आपको पता चल गए। इसके बाद हम ईंधन खनिजों की चर्चा आपके साथ करेंगे। ग्रेफाइट के बाद कोयला की चर्चा आपके साथ होगी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि की चर्चा होगी। लेकिन मेरे बच्चा तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल हम आपसे मुलाकात करेंगे और यहां से आगे आप लोगों को लेकर चलेंगे। कल तक के लिए आपसे मैं विनती है, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे इन सभी टॉपिक्स का जो होते जा रहे हैं।
और बेहतरी के साथ आने वाले एग्जाम की तैयारी में आप जुटे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता।